नमस्कार। यंग इंडिया टॉक सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय योग यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रीन इंडिया के आज के इस सत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के हमारे अतिथि वक्ता है दीपक करंजीकर। सर, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। दीपक करंजीकर जी एक प्रसिद्ध अर्थतज्ञ हैं और उसी के साथ साथ वो एक प्रसिद्ध अभिनेता भी है। उन्होंने देऊळबंद, राजकारण और जन जैसे फिल्मों में भी अभिनय किया। और आज वो जब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म विफल हो जाता है, तब दुनिया को कौन सा मार्गदर्शन बचा सकता है, इस विषय पर हमें संबोधित करने वाले हैं। तो सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आपके विचार हमारे साथ साझा कीजिए। दीपक जी। यंग इंडियाच्या या अतिशय ज्याला जागृत म्हणता येईल सगळ्या अर्थाने, किंवा इंग्रजीमध्ये ज्याला लाईव्ह म्हणता येईल, अशा या संवाद मालिकेत आय एम व्हेरी हॅपी टू पार्टिसिपेट इन दिस फॉर टू रीजन्स. वन इज दिस काइंड ऑफ कंटेम्पलेशन इज रिक्वायर्ड इन आवर सोसाइटी, एंड सेकंड पार्ट, उसकी दूसरी बाजू ये है कि चर्चा से ही समन्वय होता है, क्योंकि मानव को चर्चा करने के लिए जो आवश्यक है वो इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता, वो दी हुई है और उससे ही मानव विकसित होता है. सो दैट आई एम very happy to be here for another reason that also I will share, because my topic is economics. अभी इकोनॉमिक्स के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, और जितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं लोग उतना मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा नहीं, ये आपको पहले प्रॉमिस करता हूं. इकोनॉमिक्स बड़ा सिंपल टॉपिक है. इकोनॉमिक्स, इसको कहते हैं साइंस ऑफ रिसोर्सेस. ये संसाधनों का शास्त्र है. दुर्भाग्य बात यह है कि अपने देश में इकोनॉमिक्स इज टॉट इन आर्ट्स. इकोनॉमिक्स कोई नीति का, तत्वज्ञान का विषय नहीं है, ये साइंस है. तो देयर हैज टू बी ए बीएससी इकोनॉमिक्स. वी कैन नॉट हैव बीए इकोनॉमिक्स. दैट इटसेल्फ इज टेकिंग पीपल अवे फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. दूसरी बात यह है, मैं कुछ कंसेप्ट भी बात करूंगा एज इन द फ्लो ऑफ स्पीच, बट एंड आई विल कॉन्टेम्पलेट ऑन वेरियस थिंग्स ऑफ इकोनॉमिक, एंड दैट को कंसेप्ट भी आपको क्लियर करूंगा ताकि इस लेक्चर का आपको ज्यादा फायदा हो. अब लास्ट 80-100 years there are three distinct systems which people are using in the world. The most of the countries are using. One is called socialism, second is called communism, and third is called capitalism. We will dwell upon this, what these systems are. But before going in detail of that, I just want to pose a question to start the lecture with. कि आज जिस 2021 में हम इस सदी में पहुंचे हैं, तो उस दौरान, उस मोड़ पर इस व्यवस्थाओं की अवस्था क्या है. टेक एग्जाम्पल दैट कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है अमेरिका, कम्युनिज्म को करता है चाइना और सोशलिज्म को रशिया. ये जो इज्म है तीनों, ये मूलभूत एक दूसरे के फ्लॉज को कवर करने के लिए है और उससे बेटर व्यवस्था देने के लिए है. ये तो सब आप इसको एग्री करेंगे. लेकिन इन ऑल दिस थ्री कंट्रीज टुडे, तीनों ही देश में या तिन्ही देशांमध्ये 10 to 15% पॉपुलेशन हैज 70 to 80% ऑफ वेल्थ. तो इतने एक दूसरे से विपरीत रास्तों से चलने के बाद भी ये तीनों व्यवस्थाएं एक ही मकाम पे पहुंची है. ऑल दिस थ्री डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इज्म और फिलोसॉफीज ऑफ इकोनॉमिक्स, दे हैव रीच्ड टू द सेम डेस्टिनेशन. इसका मतलब तीनों फेल हुए हैं या दो फेल हुए हैं? तीनों फेल हुए हैं, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में थोड़े लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति रखने का परिणाम अपेक्षित नहीं था. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दैट एनी इज्म विल क्रिएट इनइक्वालिटी, बट कैपिटलिज्म आई विल गिव अ एक्सक्यूज बिकॉज कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, बिकॉज इनइक्वालिटी ब्रिंग्स द कॉम्पिटिशन. बट दैट्स ओके, दैट विल टॉक इन डिटेल. अब मैं इसलिए आज का ये चित्र खड़ा कर रहा हूं तो कि इस परिप्रेक्ष्य में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वी नीड टू लुक एट इंडिया. आज का भारत अलग है. आज हमने काफी कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन जिस बार हमने स्वतंत्रता मिली थी, उस मकाम पे हम कैसे पहुंचे थे, इसको समझना बहुत जरूरी है. देखो, नेहरू जी को, जो अपने पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ही हैड वेरी लेस चॉइस, एंड देयर वाज अ वेरी बिग मैन, अ प्रॉफिट, a Masiha,
वॉट एवर यू कॉल हिम, महामानव जिनको कह सकते हैं, ऐसे महात्मा जी उस जमाने में थे जब हम स्वतंत्रता के दहलीज पे आके खड़े हो गए थे। तो नेहरू जी को तो चॉइस बहुत कम था, क्योंकि 1850 में आज के मेजर से हिंदुस्तान का जो जीडीपी था उस वक्त जो भी हिंदुस्तान था, पॉलिटिकल मैप भारत का हो नहीं सकता है, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सब शामिल थे। तो उस वक्त के हिंदुस्तान का जो ब्रिटिश इंडिया था, उसका जीडीपी, ब्रिटिश इंडिया होने वाला था, उसका जीडीपी 1850 में दुनिया के 24% था। और जिस वक्त उसके बाद 1857 का स्वतंत्र युद्ध हुआ, उसके बाद 1947 में 90 साल के बाद हमको आजादी मिली, और उस टाइम आजादी के टाइम हमारे देश का जीडीपी, जो कि एक पॉलिटिकल इंडिया था, वो दुनिया के तुलना में दुनिया से 0.02% था। सो 24 टक्कों से 0.02% इतना जीडीपी आया, इतनी ये लूट है इस देश की। उन्होंने क्या नहीं किया? एंड आई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज यू ऑलवेज परफॉर्म ऑन अ कॉन्टेक्स्ट. So the economic canvas of India, when it became independent, it was so bad. All the resources were dried. उन्होंने सब लूटा था. They have given an education to this population which we cannot understand what the loot is. And the third is they have put an injury of partition when they left. Means they have given the poverty. They have given an education which cannot think of a system which can, challenge the existing the poverty. And they have given the injury or disease of partition. तो इंसल्ट किया, इंजुरी की, उसका फिर इंसल्ट किया और उस पर नमक छेड़ के चले गए. तो इस काल में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को ज्यादा चॉइस नहीं था. 40 कोटी पुअर, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन 40 करोड़ पॉपुलेशन का देश था, तो उनके पास कुछ था नहीं. पानी पाकिस्तान में गया था, जो डैम्स थे वो, तो सबको खड़ा करना था. इसलिए उन्होंने उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो चुनी. इसलिए मैं नेहरू जी को कभी दोष देता नहीं, क्योंकि उनके पास चॉइस बहुत कम थे. उनके पास था तो एक एस्पिरेशन था कि एक बहुत पुराना 4000 5000 साल पुराना एक जो मानवीय वसाहत है, जो एक मानवीय समूह है, वो अब एक भारत के नाम पे स्वतंत्र हुआ है. तो उतना ही एक एस्पिरेशन था, बाकी सब डार्क था. तो उन्होंने जो उस टाइम करना था वो किया. फिर उन्होंने सोशलिज्म को अपनाया. अब सोशलिज्म, फिर उन्होंने कैपिटलिज्म क्यों नहीं अपनाया, ऐसा लोग आज पूछ सकते हैं. लेकिन हमने देखा है जिन्होंने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म अपनाया, वो देश आज किस मकाम पे पहुंचे, वो मैंने पहले आपको बताया. सो इन दैट केस नाउ सोशलिज्म क्या है, मैं सिंपल डेफिनेशन करना चाहता हूं. इस पे काफी बहस, सोशलिज्म टॉपिक पे पूरा 9 दिन का सीरीज भी हो सकता है. लेकिन सोशलिज्म ये ऐसा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है अंडर विच जो प्रोडक्शन है दे आर पब्लिकली ओन्ड. मतलब प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट टू बेस्ट मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, विच इज कॉल्ड सोशलिज्म, जो रशिया ने अपनाया था. कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है अंडर विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड. मतलब प्रोडक्शन और कंज्यूमर प्राइसेस है वो बेस्ड ऑन अ फ्री मार्केट सिस्टम पे है. मुक्त अर्थव्यवस्था है, मुक्त बाजार के ऊपर वो डिसाइड होती है, जो सप्लाई और डिमांड का इक्वेशन है. अब इकोनॉमी का तो ये इज्म है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इनको मैं ड्राइवर कहता हूं. और उनके एक फिर जो इससे ड्राइव होता है, जैसे वो व्हील्स इन द व्हील्स होता है घड़ी में, वैसे माइक्रो व्हील्स एंड मैक्रो व्हील्स होते हैं. मतलब बड़े चक्के होते हैं, छोटे चक्के होते हैं. वो चलाने के लिए एक जो प्रिंसिपल है, जो एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है, ये तीनों इज्म में वो थी. सो इज्म इज अ ड्राइव एंड द इकोनॉमिक सिस्टम यू डेवलप बेस्ड ऑन दैट आर द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी. कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के बारे में काफी बात कर सकते हैं, लेकिन इतनी सिंपल डेफिनेशन के बाद अब देखिए कैपिटलिज्म का क्या होता है. theoretically क्या होता है? फाइनेंशियल इनइक्वालिटी encourage competition and innovation which drives the economic growth. ये इसका बेसिस है. So capitalism में क्या होता है? Government does not employ the general workforce. As a result, unemployment can increase during economic downturns, जो हमने अमेरिका में होते हुए देखा है, जिस देश ने कैपिटलिज्म अपनाया उसमें होते हुए देखा है. Under capitalism, individuals contribute to the economy based on the need of the market and rewarded by the economy based on their personal wealth.
जैसे हमने अमेरिका में होते हुए देखा है। इन कॉन्ट्रास्ट सोशलिज्म जो है, इट इज फॉर एलिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर डिवाइड, और द सोशो इकोनॉमिक क्लासेस जिनको कहते हैं, उनमें वो उनको एलिमिनेट करने के लिए सिस्टम है। मतलब वो बाय इंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ अमंग द पीपल। और ये अकम्प्लिश करने के लिए सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो होती है वो लेबर मार्केट कंट्रोल करती है, समटाइम टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग प्राइमरी एम्प्लॉयर ऑफ द लेबर। खुद ही उद्योग शुरू करती है, खुद ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग में पड़ जाती है, खुद ही सब सेवाएं चलाती है, क्या क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है। अब इसमें गवर्नमेंट को ये फायदा होता है कि सबको रोजगार मिलता है, और इकोनॉमिक डाउनटर्न जब होता है तो गवर्नमेंट और स्पेंड करके रोजगार देती है। अब ये दोनों व्यवस्था अगर ऐसी है तो जिन्होंने ये अपनाई तो उस तरह से उनको फायदे होने चाहिए थे, बट वैसे हुए नहीं है। व्हाई? Because there is a basic issue here which we need to very clearly understand, and I hope now whoever promotes capitalism, whoever promotes socialism, communism, they have the liberty to do so. They are entitled to do so because we are living in the free world, but we need to understand इन व्यवस्थाओं के जो फ्लॉ है वो क्या है। भांडवलशाही, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इन दोनों व्यवस्थाओं में, इन बोथ द सिस्टम, द सेंटर इज नॉट ह्यूमन बीइंग. These are the systems which are not keeping human as a center. That's why the collapse is inevitable. That's why it will not work, which happened in China after Mao left. After the death of Mao, the entire communism regime in the Deng time has shifted to capitalism. So their cover was, decoration was communism, and the idol of Ganesha जैसे होता है, अंदर का आइडॉल था वो कैपिटलिज्म का था. In Gorbachev times, Russian government collapsed, and then so the entire Soviet Union has been converted into several countries. So whatever Stalin did, whatever Mao did, that was not a direction given by the Marxism. That was not what Marx has written in Das Kapital. But Stalin and Mao both sent the artists on some labor, artists in the jail. This was not supported in Marxism. Mao said that the road to the power goes through the barrel of the gun. अभी ये तो माओ ने कभी कैपिटल में कहा नहीं था. इवन इफ यू रीड कैपिटल बैक टू फ्रंट एंड फ्रंट टू बैक, एक आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा नहीं. बिकॉज स्टैलिन एंड माओ, व्हाट दे रूल्ड देयर ओन कंट्रीज वेयर कंप्लीटली पावर, एब्सोल्यूट पावर, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स. सो उन्होंने जो बैनर लगाया था वो इज्म का था, लेकिन देश में उनकी वैयक्तिक राजा जैसी सत्ता चलती रही. इट वाज नॉट मार्क्सिज्म. And if then Russia and China, they have to make a shift on that decoration, this was not a fault of Marxism. That we need to clearly understand. लेकिन एक बात भी सही है, in today's world, not a single communist country is happy. Why? अगर मार्क्स का फिलोसॉफी इतना मजबूत है, इतना प्रिंसिपल्ड है, इतना मूलभूत है, इतनी बेसिक चीजों का उसमें व्यवस्था है, विचार है, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब रशिया के तो टुकड़े हो गए. चाइना तो आपको मालूम है चाइना में क्या कंडीशन है, चाइना में किस तरह का कम्युनिज्म चल रहा है. लेकिन बिल्कुल इन अर्ली नाउ टाइम्स, इन करंट टाइम्स, वेनेजुला इज अनदर कंट्री which went to dogs, though having communism. So basically this happened to all communist socialist countries which adopted that as a principal drive for their economic micro wheels and macro wheels. US and Europe, what happened in capitalism? The entire economies, the economics of that, the benefits of that are in doldrums. So they brought a new tool which is called globalization. Why? Because they wanted to access third world countries market. मतलब उनके देश में डिमांड सप्लाई इक्वेशन इस तरह से कुछ डेवलप हुआ, और हम डिटेल में जाएंगे कैपिटलिज्म में, कि उनको और कुछ नई चीजें ढूंढनी पड़ी. ग्लोबलाइजेशन ये हमारे ऊपर थोपा हुआ चीज है, हमको कोई मतलब नहीं है ग्लोबलाइजेशन से, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को नहीं था. And then what happened? Because of that over globalization, the MNCs became too much. If today you take out 100 topmost economies of the world, उसमें 56 कंपनीज आती है और 44 कंट्रीज आते हैं. That means the MNCs became bigger than the countries in several cases.
and that has created another ism which is called nationalism, which was standing against the globalization. So देखो how one give one birth to other, एक से दूसरा कैसे पैदा हुआ देखो, कैपिटलिज्म से पैदा हुआ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से पैदा हुआ नेशनलिज्म फॉर द कंट्रीज वेयर दे वांट टू पुट ऑन द ग्लोबलाइजेशन, and that was a reactionary. So basically what I say, the communism, capitalism, they are all reactionary concepts. They are not actionary, they are not creative concepts, and we can conclude that very comfortably. किसी को अच्छा लगे ना लगे, जो वास्तव है उसको देखना पड़ेगा, वो अपने ओपिनियन के लिए तो नहीं है, जो वास्तव आपके बाजू में है, आपके सामने है, उसको स्वीकारना पड़ेगा. तो ये रिएक्शनरी कंसेप्ट हो गई, इसमें फिर पावर का एक एलिमेंट ऐड हो गया, एंड देन दे हैव गॉट कंप्लीटली अवे फ्रॉम थिंकिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. सो वी नीड टू अ कंसेप्ट व्हिच कैन डेवलप, जिसको कल्याण कहते हैं, वेलफेयर कहते हैं, फॉर अ पर्सन, उस आदमी का, जो गांधी इसमें है, गांधीइज्म में है, कुछ तरह से उसको नाम कुछ भी दो, लेकिन व्यक्ति का विचार केंद्रित होना चाहिए, व्यक्ति केंद्रित, नॉट व्यक्ति केंद्रित इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट, बट सामान्य आदमी का सोच होने वाली व्यवस्था हमको लानी पड़ेगी. अदरवाइज ये एक्शन रिएक्शन में जग घूमता रहेगा, जग हिलता रहेगा, और वैसे ही 100 साल में हुआ है. इसलिए अमेरिका में कैपिटलिस्ट जैसे कंट्री में कुछ सोशलिस्ट प्रोग्राम लाए गए, चाइना ने तो कम्युनिज्म कंट्री ने ओपनली कैपिटलिज्म का एडॉप्ट किया, जिससे बेनिफिट वो सब उठा सकते हैं उसको लेके वो चलाते रहे, लेकिन किसको मालूम नहीं था कि क्या चलेगा. थोड़ा ये थोड़ा वो करके एक भेल बना के लोगों को खिलाते रहे, थोड़ी विनोद से कहा जाए तो. क्योंकि जो प्रोग्रेस होती है, जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होती है, वो इंस्पिरेशंस पे ज्यादा होता है. इंस्पिरेशन व्यक्ति के पास होता है. कोई भी व्यवस्था आप ला सकते हो, उस वक्त की व्यवस्था को एक कॉन्टेक्स्ट टाइम का भी है, एक टाइम कॉन्टेक्स्ट में व्यवस्था ला सकते हो, लेकिन उससे अगर आपका जो फोकस है वो प्रेरणा पे रहेगा, वो इंस्पिरेशंस पे रहेगा, एस्पिरेशंस पे रहेगा, तो दैट विल वर्क बेटर. नाम कुछ भी दो इज्म को, बिकॉज एस्पिरेशन इज प्योर, इंस्पिरेशन इज प्योर, एंड अराउंड दैट इंस्पिरेशन द सिस्टम गेट्स बिल्ड, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी. मेरी प्रेरणा है, मेरी व्यवस्था मेरी प्रेरणा के अनुसार होनी चाहिए. व्यवस्था के अनुसार प्रेरणा तैयार नहीं होती, क्योंकि प्रेरणा मानवीय मन में तैयार होती है. तो क्या पहले और क्या बाद में है, मुर्गी क्या है, अंडा क्या है, वो समझ लेना चाहिए. मुर्गी अंडा ऐसा कंफ्यूजन नहीं है. अब कैपिटलिज्म में क्या होता है, द एंटायर थिंग इज ओरिएंटेड टू अ सिस्टम, and then you put people or person in that system and control him or her, or control that person. And to achieve that there has to be a possibility of, there has to be a परिवर्तन करने की कुछ व्यवस्था अंगभूत इनहरेंट होनी चाहिए. क्योंकि जब तक कोई भी व्यवस्था आप लाओ, कोई भी सिस्टम लाओ, जब तक विकार है तब तक एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा नहीं. देखो, विचार और विकार का झगड़ा बहुत सालों से चल रहा है, कोई भी व्यवस्था में चलता रहेगा जब तक. लेकिन एक बात सही है, आज तक विचार विकार को मात देता आया है, विचार विकार के ऊपर हावी होता आया है. इसलिए थोड़ी ह्यूमन लाइफ इज स्टिल अलाइव ऑन द अर्थ. अभी तक विकारों के विकारों के इस पे अधीन नहीं गया है समाज. बट मार्क्स यूज्ड टू से, कि द माइंड, ह्यूमन माइंड, if it is encroached, if it is bounded, if it is binded, if it is controlled by a system, then that will not work for the transformation. That's why to against the exploitation, everybody in the world has to come together. That's what Marx says. But in this society, unless you create some thinking of a person, thinking of that last person standing in the row, the world will not come together. And that's why we need some system. So after discussing all this intellectually, and I will come to the Gandhian trusteeship and ownership, but I will want to give some economic concept to you, because that will tell you what exactly economics means. And you need to understand this, because this is very important from the point of view of India. ये concept बहुत clear आपके दिमाग में ले लीजिए. सप्लाई डिमांड को इकोनॉमिक्स से हम बचपन से सुनते आए हैं.
जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक्स नीति का विषय नहीं है, तत्वज्ञान का नहीं है, वो एक साइंस है, लेकिन हमने वैसे सिखाते नहीं। दूसरी चीज है सप्लाई डिमांड। अभी डिमांड जो है, डिमांड के दो दायरे हैं, एक है नीड और दूसरी है पैरिटी। डिमांड दो तरह से दो चीजों को इकट्ठा करके बनती है। डिमांड इज इक्वल टू नीड प्लस पैरिटी। डिमांड ही गरज आणि क्रयशक्ती याच्या बेरजेतून तयार होते, याच्या बेरजेतून मागणी तयार होते। आता भारतासारख्या देशाची परिस्थिती काय बघा, भारतात 130-35 कोटीचा देश है, 135 करोड़ लोग हैं, सबके पास नीड सेम है, सबको सब कुछ चाहिए, सबको उसकी गरज है, लेकिन हार्डली 35-40 कोटी करोड़ लोग अपनी गरज को फुलफिल कर पाते हैं। मतलब उतने लोगों के पास क्रय शक्ति है, उनके पास पैरिटी है, बाकी 100 करोड़ लोगों के पास पैरिटी नहीं है। इसलिए अगर ये उसका टोटल है पैरिटी प्लस नीड का, तो एक उसका एलिमेंट ही नहीं है 3/4 पॉपुलेशन के पास या 4/5 पॉपुलेशन के पास। इसलिए देश जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हिंदुस्तान में तैयार नहीं होती है। और इससे फिर एक उभरता हुआ चित्र कैसा है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, यूएस की पॉपुलेशन 30 करोड़ है, 1/4 है हिंदुस्तान के, 1/4 से भी ज्यादा है, 1/5 है पकड़ो। लेकिन जो यूएस में डिमांड तैयार होती है, डोमेस्टिक डिमांड, दैट इज 21 टाइम्स ऑफ इंडियन डोमेस्टिक डिमांड। मतलब 1/5 लोग 20 गुना 20 टाइम्स डिमांड क्रिएट कर सकते, ऐसा कौन सा सिस्टम ये लोग लाए हैं? तो ये हम सोचेंगे और उसके जो परिणाम हुए उसके बारे में बात करूंगा मैं। दूसरी और एक कंसेप्ट इकोनॉमी की, पैसा, मनी। पैसा क्या होता है? पैसा इज अ मीडियम। जैसे कोई हम एक रूम में बैठते हैं, वहां सब लोग बातें कर रहे हैं, उधर एक पंखा चल रहा है, वहां पे हवा है, तो ये तो नहीं कह सकता मैं सांस ले रहा हूं, कोई सांस नहीं ले सकते, बिकॉज वो हवा जो है वो माध्यम है, वो मीडियम है, वो सबके यूज करने के लिए है। इकोनॉमी में पैसा मीडियम होता है, सबको यूज करने के लिए होता है। इसलिए हम जब हमेशा कहते हैं ना कि कैश इकोनॉमी होती है, बड़े बड़े नोट छापते हो 1000-2000 के, तो इसको ये मीडियम जो है वो कमोडिटी में बदला जाता है। अगर मेरे जेब में 2000 की नोट है, तो वो बैंक में अगर नहीं है तो वो व्यवस्था में आ नहीं सकती, सबको यूज के लिए उपलब्ध नहीं होती, कोई उसको यूज नहीं कर सकता। उस माध्यम का मैं कमोडिटी, एक वस्तु बना देता हूं जो मेरे मालिकी की। So I take ownership of that. I become owner of that rather being a usable part of that medium. तो ये हमेशा समझना चाहिए कि in any system the money has to be used by everyone, उसके लिए वो उपलब्ध चाहिए, and that should be a natural course. क्रेडिट एक दूसरी चीज है। इस देश में क्रेडिट ही तैयार नहीं हुआ, लोगों के पास कोई पथ नहीं है। वाई फार्मर सुसाइड? वी टॉक ऑफ ऑल डेवलपमेंट, वी टॉक ऑफ सेवरल कंसेप्ट, उसकी मूलभूत जड़ यह है कि किसी को क्रय शक्ति नहीं है। ये समझो आप, उसकी ना कोई क्रेडिट है, ना उसके पास पैरिटी है, ना बैंक उसको खड़ा करेगा, ना उसके पास कुछ खर्च करने की औकात है, ना कोई व्यवस्था उसको खर्च करने के लिए पैसा देती है। अब यूएस में क्या हुआ, इतना क्यों क्रय शक्ति है? तो एक हमेशा याद रखो, व्हाट यूएस हैज डन, दे हैव मेड अ सिस्टम which will give them the parity. What you do when you use credit card? You borrow from the future. Let us understand this very simplistically. ये बड़े बड़े जारगन जो यूज करते हैं, वो इतना मैं शास्त्री नहीं हूं, मैं बहुत मामूली आदमी हूं, मुझे सिंपल चीजें समझती है, और बेसिक सब दुनिया में सिंपल है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमिस्ट होती है अपनी मदर, जो नीड को और रिसोर्सेस को जोड़ते रहती है जिंदगी भर, एक फैमिली के लिए, 4 लोगों के लिए, उनकी नीड और उनकी जो उपलब्ध घर में संसाधन है उनकी जोड़ करते रहती है। देश के अर्थ मंत्री को ये करना चाहिए। I never understood why we need a lawyer as a finance minister. We need a socio-economist who understand need and who understand available resources, and he should keep on meeting them, keep on connecting them. Anyway, तो जो क्रेडिट कार्ड होता है, जब मैं यूज करता हूं, आई बोरो फ्रॉम द फ्यूचर विदाउट नोइंग वेदर आई विल हैव मनी और नॉट। सो अमेरिका में क्या हुआ, ये क्रय शक्ति जो ये ऑल बोरोड मनी है, और जो उसमें इसलिए कंज्यूमरिज्म ज्यादा वहां तेज है। कंज्यूमरिज्म का मतलब है ग्राहक शक्ति, ग्राहक उपभोक्तावाद जिसको कहा जा सकता है। ज्याला
उपभोग करण्याची वृत्ती असं म्हणता येतं, ते अमेरिकेत जोरवर आहे. कारण त्यांची एक व्यवस्था जी आहे ती त्यांना भविष्यातून खरेदी करण्याची ताकद देते, विच इज अ क्रेडिट सिस्टम. आणि एक दिवशी जेव्हा वेन दे अंडरस्टैंड दैट आई कैन नॉट रीपे, आई फाइल चैप्टर 11, आई फाइल बैंकरप्सी, मैं बोलता हूं मैं दे नहीं सकता हूं, खत्म मामला. लेकिन व्यवस्था में पैसा आते रहता है बिकॉज एवरीबडी इज बोरिंग फ्रॉम फ्यूचर. देखो, आई ऑलवेज नीड मनी, but whether I'm putting a system which can give that money to me, or whether I will take it, I will borrow it at my level. मतलब there is a full-fledged system available, or I'm borrowing as I need and then I repay. Because when I borrow on my personal basis, when an industry borrow from a bank, industry borrow from somebody, they will have an exchange of returning it. सो लायबिलिटी असेट का एक एक्सचेंज बना जाता है. जब आप एक व्यवस्था खड़ी करते हो और उससे बाहर निकलने के लिए बैंकरप्सी का भी लॉ लाते हो, तो आपने ये सोचा है कि आपने कुछ सोचा नहीं, इसका मतलब ये है. एंड दैट्स व्हाई इफ आई बाय माय पैरिटी फ्रॉम फ्यूचर, हाउ इट विल लास्ट लॉन्ग? Then you will need to have a one system which will allow me to be declared to be bankrupt. So can we create parity as naturally as the need is? That is a challenge any economy has. And that's why for this country like India, which is an exchange based country, we need to create a system where need and parity, they come naturally hand in hand. And that system has to be of exchange. That system cannot be of transaction. दुनिया में और इंडिया में ये फर्क है. हमारा देश आदान प्रदान संस्कृति का है. मैं संस्कृति कहता हूं तो डोंट थिंक दैट आई एम सम ओल्ड गाय टॉकिंग अबाउट 5000 इयर्स. आई एम टॉकिंग जिंदगी जो हम जीते उसकी बात कर रहा हूं. हमारे कल्चर में किसी और के लिए हम काम करते हैं. अब ये यंग इंडिया टीम का एग्जांपल ले लो. ये क्यों कर रहे हैं ये काम, जिस पर ये व्याख्यान सब लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं? बिकॉज दे थिंक दे ओ दिस टू द सोसाइटी. ये आदान प्रदान है, समाज से मैंने लिया है, मैं समाज को लौटाऊंगा. तो इस पे जो 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 कल्चर, जो ह्यूमन जिसको कहते हैं लाइफ, जो उस पे काम करता है, वो ट्रांजैक्शन से अलग होता है. ट्रांजैक्शन में मैं व्यवहार करता हूं, एक बार पैसा दे दिया, मैं फ्यूचर से बोरो कर रहा हूं या करंट से डेबिट कार्ड से दे रहा हूं या क्रेडिट कार्ड से, मतलब नहीं, व्यवहार से मतलब है, कोई एक्सचेंज का बात नहीं होता. So we need a system which will be interdependent, which will force on exchange, then which will create a parity in accordance with the need and need in accordance with parity. वो जैसे अपन कहते हैं ना, मराठी में एक कहावत है, अंथरुण पाऊन पाय पसरावे. मतलब जितनी लंबी मेरी चादर है, जितनी मेरी हाइट है, उतनी चादर होनी चाहिए. मगर अगर चादर छोटी है तो मुझे पेट के पास लेके सोना पड़ेगा. तो ये समझने की जरूरत है. That's why it is interdependent. That interdependency is an important element for a society which is exchange based. ट्रांजैक्शन बेस्ड को नहीं, वो व्यवहार है, वो खरीद कर लिया, काम खत्म, आपका क्या हुआ मुझे मालूम नहीं. So socialism has been evolved from a concept of giving importance to society than a person. But there was a big basic flaw in that. Because if you make society bigger than a person, there is no value to the person. Person can be countless. Society is important and everything is owned by society. Then the aspirations, then the inspirations, then the emotions, then the comfort zones of a human being are neglected. But is that a reality? People have mentality to have a comfort zone. You cannot change the structure of माणसाची वृत्ती बदलता नाही येत, व्यवस्था काही लावा. तर त्या वृत्तीवर काम करताना लक्षात येतं की ही सिस्टीम आपण जर व्यवस्थेवर उभी केली, वृत्तीचा विचारच केला नाही, हमने एक सिस्टम खड़ा कर दी और किसकी सोच के बारे में सोचा ही नहीं, तो वो चलेगी नहीं. And that's why the entire socialism started becoming hollow. When there was a dictator, the beginning years, people have motivation to create for society. Then a person in Russia thought, I am going to office, working for 7 hours, doing whatever I am doing for my nation, my society. What I am getting? Nothing. I don't own anything at the end of the day. I don't have any aspiration of having something of my own fulfilled in this life. Then that entire socialism become hollow. Another ball game was there. That was bigger than socialism. That was a huge, उसका कैनवास बहुत बड़ा था. और उसका प्रिंसिपल क्या था? me. And the entire capitalism was revolving around me as an individual. Me,
my relatives, my family, my money, my comfort zones, my needs, me, and my. And everything is mine, everything around me. Then they started thinking of their own, no matter what you want. Then what happened? And now I was saying it should be, I was saying 10 minutes before that it should be person oriented. So it was person oriented. What was wrong? No, this was very well aligned with a person oriented, but then it became narrowed down to only me. And then that's why capitalism, the growth was tremendous. In multiple hundred times it grown in every country because it was fulfilling my aspirations. But then at one point your strength become weakness. So at one point it started grabbing everybody else other than me. It started situation making uncomfortable for all of them other than me. And then that's why the company, the MNCs and all that structure started. And one more thing it has given is the consumerism. And that's why the capitalism collapsed. Yes, I did say it collapsed. It collapsed like a card house. You see, the share markets are collapsing. The bankers getting the banks itself getting bankrupt. The industry is going to dogs. And with this, the individual me also going in depression. Subprime crisis happened in US. What was the reason? Again, me, my money, my saving, and then it demolished the entire society. $4 trillion got vaporized, and not only a 4 trillion I am worrying for that 30 crore. Out of 30 crore, 18 crore population got directionless. They lost the interest in life. They did not know what to do. Why will this? Then that individual because it became too much consumerism, it became too much jala changalwad म्हणतात. It became a victim of that. Actually, this was suiting to the individual's aspiration, with the mentality of an individual. But then the entire system became that, and then all others got punished because of that. And that is where we have to be very. They got a disease also. उसका नाम है affluenza. एफ्लुएंजा का मतलब है दे कीप ऑन परचेसिंग विदाउट नीड. तो देखो अभी कैसा होता है. हमेशा मैं कहता हूं कि पेट दो चीजों से देर इज अ पेन इन द स्टमक. द वन रीजन ऑफ द पेन इज यू आर नॉट ईटन एनीथिंग, एंड द अदर रीजन ऑफ द पेन इज यू हैव ईटन टू मच. So India and US, in a way, and just at a very high level to make the point clear, the India, there was no parity. So people were crying, they were deprived of their basic need completion. And US, there is a huge parity. Without a need, there was a parity. I don't need to buy 32 pairs of shoes. I don't need to buy 50 shirts. I don't need to buy 100 pants. I don't need to buy 100 utensils in the house. But I don't have that need, but I have ability to buy. And the parity took over the need. And here, no parity, only need. But both in condition, both were sick. बिकॉज एक का पेट काफी भर गया था इसलिए दुखने लगा, दूसरे के पेट में कुछ था नहीं इसलिए दुखने लगा. पहुंचे एक ही मकाम पर. जैसे ये तीनों इज्म एक ही मकाम पे पहुंचे, वैसे इसका हुआ. सब प्राइम इज दैट द हाईएस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इंडिविजुअलिज्म. बिकॉज यू कैन नॉट वॉक मेकिंग डार्क फॉर एवरीबडी. नो, यू कैन वॉक. यू विल हैव योर टॉर्च एंड यू विल वॉक एंड यू विल अपनी अपनी मस्ती में चलते रहोगे. अपनी धुन में चलता हूं, मैं किसका नहीं हूं. तो बाकी जगह हम लोग अंधेरा क्रिएट करके चल नहीं सकते. बिकॉज दैट डार्क विल कवर यू वन डे. वो आपको घेरेगा एक दिन, आप उसमें घिर जाओगे, फिर चलेगा नहीं. दैट्स व्हाई द इंटरडिपेंडेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट देन केयरलेसनेस अबाउट अदर्स. मैं किसकी सोचूंगा नहीं तो कोई मेरी भी सोचेगा नहीं. दैट्स व्हाई वी नीड टू ब्रिंग अ सिस्टम विच विल बी पार्ट ऑफ गांधीइज्म, which will be part of Gandhian philosophy, where trusteeship is more important than ownership. मैं विश्वस्त हूं. ये शिवाजी महाराज के काल में था, वो कहते थे मैं विश्वस्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं. इस ट्रस्टीशिप में एज पर गांधी जी, ट्रस्टीशिप में ethics and economics, they go hand in hand. And when ethics come to the economics, then the interdependability comes. And interdependability is a key to success. Fortunately for our country, the entire society is interdependent.
The society is still works on exchange. It doesn't work on a transaction. We go to a simple example I will give you. We go to purchase something. We like to discuss with that seller. We like to negotiate. This system is not available in malls. Take an example from a very small ordinary person, and you can extend it to any kind of scale. So the exchange is the human being satisfaction that I negotiate, मैं डिस्कस करता हूँ, मैं बात करता हूँ. जैसे अभी इन्होंने ये सब लेक्चर सीरीज रखी है, ये एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं होगा. आई विल वॉक इन माय ओन स्टेप एंड आई विल डेफिनेटली गेट वैनिश इन सम पिट एंड आई विल सी अदर्स वैनिशिंग इन देयर ओन पिट. तो ये बहुत जरूरी है. तो एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन, वी नीड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज, which is based on the interdependability, and it can be Gandhian philosophy, it can be Ekatma Manavvad, it can be, as I'm writing a concept now, as familism. I say familism is what? Familism is the micro wheels of economy. Familism was an economic concept. You will not understand, but I will explain some other day. I'll just say the game. All the things you do for family gathering are nothing but a spending. So you are creating a demand. And that demand can be fulfilled initially with helping each other, and then the individual becomes to quench his own demand or her own demand. So if this country, if this, forget about India and Hindustan and all that, if this जो मानवी वसाहत है, this human, जो ह्यूमन काइंड मनकाइंड है यहाँ की, इस प्रदेश की, वो बरसों से, शतकों से एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते चलते आई है, तो उसको अर्थव्यवस्था वैसी देनी पड़ेगी जो एक दूसरे का विचार करेगी. 11 लाख करोड़ का ऑयल आयात करके, इंपोर्ट करके, मेरा पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें डुबा के मैं कश्मीरी सेब को ट्रैवल करके केरला में ले आऊं, कोई जरूरत नहीं है. जहां प्रोड्यूस होगा वहां कंज्यूम होगा. गांधी जी यही कहते थे. 10,000 किलोमीटर का कश्मीरी सेब लेके केरल के लोगों को खाने खिलाने में क्या मतलब है? कंज्यूमरिज्म ये सब चीज डिमांड करेगा. लेकिन अगर व्यवस्था अलग आदान प्रदान की होगी, एक दूसरे के सोच की होगी, तो चलेगा. जरूरी नहीं जो केरल में मिलता है केरल खाऊंगा, जो वहां मिलता है वहां के लोग खाएंगे. तो इसको फिर इस व्यवस्था में, गांधीयन फिलोसॉफी में, एथिक्स इकोनॉमी के साथ एक और द्वैत जुड़ा जाता है, जिसको अद्वैत बन जाता है. वो है नेचर और ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन. तो इसलिए आप जो भी चूज हो, फेमिनिज्म चूज करो, एकात्म मानववाद चूज करो, इसमें इंटरडिपेंडेबिलिटी जब तक है, देन वी कैन डेफिनेटली, I mean, in our personal life, I can borrow skills from somewhere and I can put my day-to-day life in order. But I will not, at the end of the day, I will not own any skill of my own. So I will not have any motivation. I will not have any aspiration to do anything. Like in society, if I don't have exchange, there is no motivation. So motivation comes to a society where I am doing it for somebody and somebody is doing it for me. That interdependence there, it is not a transaction. So हमको समझना चाहिए, any progress attitude, any progress thought process has to be on the aspiration, motivation, and coming together and for greater good. They use a lot of jargon words, but for a greater good, we can sacrifice, and that sacrifice is not hurting you, that you will not bleed. Because the aspiration, basically, जो जगण्याची जी उर्मी है, जीने का जो एस्पिरेशन है, जो प्रेरणा है, वो प्योर होती है, and the system around that will be built. So any kind of this modern capitalism, communism, socialism, where is not have any thought on the human culture, a cultural DNA, human relationship, there is no thought. And that's why they will not work. They will perish one after other. Then there has to be some mixed thing. But for every country, it is imperative. ये हमारे लिए, सबके लिए आवश्यक है, मैंडेटरी है, ये सोचने की जरूरत है. इस पे हमारी बुनियाद है. जिस थॉट पे, जिस कल्चर पे, जो डीएनए पे देश खड़ा है, उस डीएनए को सुसंगत, उसको अनुकूल, इन लाइन विद दैट, वी नीड टू ब्रिंग अ इकोनॉमिक सिस्टम. दैट आर माय 2 cents for today. And I would definitely welcome a lot of questions, and I will go in detail because it's a 40 minutes lecture, so I cannot keep on talking till cow comes home. But I can, what I'm saying, I'm working on it, and we need to really create a system for our country. Britishers will not come here and create system for us. Americans will not come here.
Like this Young India, my friends, what they are doing, that's a contribution, that's a exchange. They are seeding exchange, and that will give a fruit, that will give a very big tree of exchange, जो नेचर में है। और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये नेचुरल चीज है, मैं किसी के लिए कुछ करूं, कुछ कोई मेरे लिए कुछ करे। So this is what it is, and we need to understand the produce and consume must be an exchange. Transaction is a buyout. So transaction does not have a compassion. It only has a passion of purchase. And only passion without compassion is not good for the society, is not good for an individual. घर में माँ होती है ना, उसके पास कंपैशन होती है, अदर के पास चाहे पैशन हो। इसलिए स्त्री को बाय डिफिनेशन कंपैशनेट कहा गया है, क्योंकि वो जिसके पास कंपैशन है उसके पास क्रिएटिविटी है, उसके पास निर्मिति है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, हमारे आर्ट में एक्टर भी हूं तो आर्ट है फिल्म में, जिस जिस समाज में आर्ट चलता रहता है वहां वो समाज क्रिमिनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रिमिनलिटी एंड आर्ट। वैसे ही कंज्यूमरिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the health of society or thinking. So it is that's why. And always remember, now the entire thing will, the new century will be of the technology, definitely, but then we need to find out the human values and human mind and how technology will cover that. Because remember one thing, I'll give that last thing and I'll stop. Technology is independent of ethics. अगर माचिस की तिकिया का कोई खोज हुआ है और हमने एक टेक्नोलॉजी ढूंढी थी माचिस की तिकिया, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, तो वो उसको घर जलाना है या हमारे लिए अनाज पकाना है, वो डिपेंडेंट वो तिकिया पे नहीं है, उसके यूज करने वाले पे है। इसलिए कोई भी टेक्नोलॉजी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एथिक्स। फॉर दैट यू नीड a thought process in the society which can only come from a different system. Technology will not give that. Technology has to be balanced with some, मैं हमेशा कहता हूं कि जो तंत्र ज्ञान है वो आत्मज्ञान से बैलेंस होता है। आत्मज्ञान आता है मेरी सोच से, तो वो सोच को करना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी जिसमें टेक्नोलॉजी भी होगी और आत्मज्ञान भी होगा, सेल्फ रियलाइजेशन की भी व्यवस्था होगी। उस व्यवस्था के लिए मैं हम सबको बधाई दूंगा, उसके लिए मैं सबको बेस्ट ऑफ लक दूंगा, उसके लिए सबके लिए शुभेच्छा मैं व्यक्त करूंगा और आज रुकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद दीपक जी, आपने आपका कीमती समय हमें दिया, इसलिए भी आपको बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में हम आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। तो 2 से 11 अक्टूबर के बीच चलने वाली इस यंग इंडिया टॉक सीरीज के कल के सत्र में हम फिर से मिलेंगे शाम 5 बजे। धन्यवाद।